साथियों, मैं हूँ ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी जो कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा है उसके प्रैक्टिस सेट का आज हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट का। यहाँ 12 लिखा हुआ है गलती से, ठीक ना। पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी का एग्जाम 16 नवंबर से चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। चूंकि एमपी रीजन में जो आपका है, मध्य प्रदेश रीजन का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आपका आ जाएगा। अन्य अधिकांश रीजन का एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, ठीक ना। एप्लीकेशन स्टेटस भी दे दिया गया है। इसमें आपका सिलेबस क्या है? तो इसमें आपके रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, और जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक ना। इस प्रकार से आपका जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 प्रश्नों की संख्या होगी। मतलब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तो उसी के हिसाब से आज हम रीजनिंग व हिंदी के किसके आपने थंबनेल में देखा होगा, रीजनिंग व हिंदी के 25-25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। टोटल हम 50 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। और मॉक टेस्ट है आपका, मतलब टेस्ट सीरीज है, ठीक ना। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अपनी तैयारी आप चेक कर सकते हैं और सिलेक्शन इस बार हम लेकर रहेंगे, ठीक ना। यहाँ निर्देश देखिए, इस टाइप से निर्देश आपको दिया रहेगा पेपर में, ठीक ना। इस टाइप से निर्देश आप अच्छे से पढ़ेंगे। सीबीटी आपका एग्जाम होना है, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो यहीं से चालू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, देखने के बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छे लगते हैं टेस्ट सीरीज तो, ठीक। और आप बताइएगा इसके बाद अगला वीडियो आपका मैथ व जीके जीएस का। किसका अगला वीडियो? आपका मैथ व जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज के साथ चालू होगा आपका। ये 50 प्रश्नों का है जिसमें हिंदी व रीजनिंग है। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, धुआं का जिस प्रकार, यहाँ देखिए, धुआं अनुपात प्रदूषण समानुपात युद्ध अनुपात क्या, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी जल्दी हल करूंगा मैं, ठीक ना। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया रहेगा, आप खुद से हल करके चेक करके लास्ट में मेरे पास कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कितने सवालों के आंसर जानते थे। इसका मतलब है, धुआं का संबंध जिस प्रकार प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है? हानि से है, लाभ से है, मृत्यु से है, विनाश से है। तो देखिए, धुआं से क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? विनाश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, विनाश। धुआं से जिस प्रकार प्रदूषण फैलता है उसी प्रकार युद्ध से आपका विनाश होता है, ठीक। इस प्रकार रीजनिंग के प्रश्न है। देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच जो संबंध दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसके साथ यहाँ क्या आएगा वो बताना है, ठीक। देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास बी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक ना, एच के दिया हुआ है। नीचे में हमारा यहाँ बगल में क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, भी, उसके बाद एस पी, ठीक ना। यहाँ समझिए, हमको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, हमको केवल इसको देखना है। बी मतलब 2 होता है, उसके बाद ई का कितना होता है? 5 होता है। नंबरिंग यहाँ देखना है, ठीक। वाई का कितना होता है? 25 होता है। और भी का नंबरिंग कितना होता है? 22 होता है। ध्यान से देखिए, तो क्या है, 2 + 3 5 यहाँ किया गया है, और उसके बाद 25 में 3 घटाए हम 22 किया गया है। इसको भी समझिए। और यहाँ क्या है, बी का अपोजिट लेटर वाई, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई होता है, ठीक ना। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। उसी प्रकार हमको यहाँ देखना है, यहाँ सबसे पहले क्या है, सी का नंबर कितना होता है? 3, 3 में क्या जोड़ें कि 27 आएगा? 24 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक ना। तो 24 किसका होता है? आपका एक्स का 24 होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक्स होगा, ठीक ना। जिसमें भी एक्स होगा वही आंसर सही होगा। तो एक्स तो सभी में है, तो अब हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट अक्षर को देखते हैं, लास्ट शब्द को, ठीक ना। लास्ट में क्या है आपका? एल, एल का कितना होता है नंबर? एल का नंबर आपका 12 होता है। 12 में क्या जोड़ो कि 27 आए? तो 12 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 15 किसका होता है? ओ का होता है। ओ का होता है मतलब लास्ट, यहाँ लास्ट में क्या होगा आपका? ओ होगा। आप देखिए ऑप्शन में किस में लास्ट में ओ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका ओ दिया हुआ है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कम समय में हल करना है तो आप पूरे को हल मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा माइंड लगाइए और जल्दी से क्वेश्चनों को हल कीजिए, ताकि आपका समय भी बचे और आसानी से सही प्रश्न भी आप हल कर पाएँ। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, 5 से जिस प्रकार 36 हो रहा है उसी प्रकार 6 से क्या होगा आगे, ठीक ना। तो समझिए, 5 से क्या हो रहा है? 36 हो रहा है। 5 से 36 कैसे हो रहा है? 5 गुणा यदि हम 7 करते हैं तो कितना होता है? 7 पना 35, और 35 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 36, ठीक ना। उसी प्रकार 6 है, तो 6 में क्या करेंगे? 5 से 2 जोड़े तो 7 आया, तो 5 सत्ते कर दिया, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। तो 8 छंग कितना हो गया आपका? 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49। ऐसे आप हल करेंगे।
यहाँ देखिए प्रश्न आकृतियाँ दी हुई हैं, इस प्रकार की आकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक ना। तो इस जिस प्रकार इस आकृति से यह आकृति बना है उसी प्रकार इस आकृति से अगला आकृति क्या बनेगा। तो समझिए यहाँ क्या किया गया है। पहले दिमाग लगाइए, 10 सेकंड वीडियो पॉज करके भी आप हल कर सकते हैं यदि आपको समय कम लगे तो। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है, यही गोला आपका सबसे ऊपर में लगा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस टाइप से चिन्ह दिया हुआ है, तो ये सबसे ऊपर में लगेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो आपका चतुर्भुज दिया हुआ है वो क्या है, सबसे नीचे है। तो बीच में क्या है आपका, जो किनारे त्रिभुज दिया हुआ है वो बीच में है। इसमें किनारे क्या दिया हुआ है आपका, पंचभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पंचभुज। तो यही पंचभुज आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बीच में हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी आकृति हो जाएगी। तो ऐसी आकृति जो भी जिसमें भी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार की आकृति है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए 5 से 8 तक जो विकल्प दिए हुए हैं उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इस प्रकार हमको चूज करना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए 3 एक प्रकार से संबंधित है। जैसे देखिए CAFD दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। आपको नंबरिंग आने चाहिए, नंबरिंग आने के बाद आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। यदि आप इन सब का टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो मैं बना के बताऊंगा, ठीक ना, समझाऊंगा। मॉक टेस्ट है, इसमें ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं रहता है। इसमें केवल आपको बताया जा रहा है आप कितने प्रश्न जानते हो, ये आपका केवल चेकिंग है, ठीक। तो देखिए इसमें देखिए इसका नंबरिंग करते हैं, क्या है 3 1, ठीक ना, और 6, उसके बाद 4। यहाँ क्या है, -2 है, और यहाँ क्या है, यहाँ भी -2 है। इस प्रकार से संबंधित है। 3 से 1 आ गया, 6 से 4 आ गया। उस प्रकार यहाँ क्या है, टी का कितना होता है आपका, ST SC में 19-20 का फर्क होता है 20। एस का क्या होता है 19, ठीक ना, एस का 19 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है 23, भी का 22 होता है। और यहाँ GLJ, यहाँ तो सिंपल दिख रहा है आपका, इन तीनों में 4-4 अंक हैं, इसमें क्या है 3 ही अंक है। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री 7 होता है, एल का 12 होता है, जे का 10 होता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल अलग आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें 3 अंक है। तो इसको आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें तो इसमें से तीनों एक प्रकार समान है। यहाँ समझिए कैसे, 162, 405, 567, 644। अब इसमें से कौन अलग है, इन सभी में से 3 एक समान है और एक चौथा अलग है। उसको समझिए कैसे चेक करेंगे। 162 दिया हुआ है, 162 में यदि हम अंकों को जोड़े तो 1 + 6 + 2 बराबर कितना होता है आपका 9 होता है। उसी प्रकार 405 दिया हुआ है, 405 में जोड़े 4 + 0 + 5 तो कितना होता है आपका 9 होता है। उसी प्रकार से 5 6 7 में जोड़े 5 धन 6 धन 7 तो कितना होता है आपका 7 6 13, 13 5 18, 18 मतलब 1 + 8, 1 + 8 कितना हो गया आपका 9 हो गया। उस प्रकार अब लास्ट आप डायरेक्ट तीनों आ गया 9 9, तो लास्ट आप आंख मूंद के भी डाल सकते हैं कि लास्ट का जो डी नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। 6 + 4 644 है, तो 644 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 + 4 कितना हो गया 6 4 10, 10 4 14, 14 का 1 + 4, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, बीजांग बोलते हैं। तो इसका बीजांग कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो आगे समझिए यहाँ, ठीक ना। आगे दिया हुआ है आपका देखिए 156, 201, 273, 345। इसको भी आप अच्छे से समझिए। यदि हम जोड़ने की कोशिश करें पहले जैसे तो यहाँ देखिए 6 5 11, 11 1 12, ठीक ना, 12 आ गया और 12 का भी जांच करेंगे 1 + 2 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 2 1 3 आ जाएगा, ठीक ना। 7 2 9, 9 3 12, 12 में 1 + 2 3 आ जाएगा। 4 3 7 5 12, 12 में भी 1 + 2 बराबर 3 आ जाएगा। मतलब सभी का बीजांक सेम हो रहा है, तो ये बीजांक से हल नहीं होगा, इसको ध्यान से समझिए। हम थोड़ा सा अलग दिमाग से देखें तो इसमें देखिए ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये केवल सम संख्या है। तो इस प्रकार से इसका जो है ये तीनों एक प्रकार से समान है और चौथा ये अलग है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 156, क्योंकि ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। आगे बात करें तो देखिए मरकरी का जिसका सूर्य से संबंध है, चंद्रमा का धरती से, तारा का आकाशगंगा, चक्का का धुरी से। इसमें से 3 कौन से समान है और चौथा अलग है। देखिए मरकरी मतलब क्या होता है आपका, मरकरी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। तारा आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है क्या, जी नहीं, कभी तारे चक्कर नहीं लगाते। एक बात को आप पढ़े होंगे साइंस में, तारे चक्कर नहीं लगाते, लेकिन चक्का जो है धुरी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारा आकाशगंगा, ठीक ना। बाकी ये तीनों जो है चक्कर लगाते हैं एक दूसरे के। आगे 9वें प्रश्न की बात करें तो आगे आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या है, ठीक ना। विलुप्त संख्या क्या है, तो यहाँ समझिए
ठीक ना, मतलब बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 8 से क्या आ गया, 80 आ गया। 8 से 80 कैसे आएगा, जब 8 गुणा 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका 80 आएगा। ठीक ना, उसी प्रकार 80 से क्या आया है आपका, 80 से क्या आया है 880 आया है। तो 880 को 80 से भाग दीजिए कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 एकम 8 11 आएगा। मतलब इसको क्या करेंगे, पहले 10 से गुणा किए, उसके बाद अब 11 से गुणा किए। अब क्या करेंगे, 888 को 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करने पर जो आएगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। 12 शून्यम शून्य, 12 अट्ठे 96 हो गया आपका, 9 12 अट्ठे 96, 96 और 9 कितना हो गया 105। ठीक ना, 105 60 जो भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि आपको स्पीड लग रहा होगा कैलकुलेशन, तो ये मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है, इसलिए यहाँ स्पीड ही मेरे को बताना पड़ेगा। यदि आप टॉपिक वाइज चाहते हैं अच्छे से स्लो से बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अलग से वीडियो अलग अलग, जैसे रीजनिंग के अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, मैथ के अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, हिंदी के अलग से, जीके जीएस के अलग से। टेस्ट सीरीज है इसलिए इसमें स्पीड लेकर चलना पड़ रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न। तो यहाँ 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, कागज को मोड़ने काटने और खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। ठीक ना, यहाँ देखिए लास्ट आकृति को इसमें आपको देखना है। जहाँ भी कागज वाला प्रश्न है सबसे पहले आपको लास्ट आकृति को देखना है। लास्ट आकृति को देखिए। अब यहाँ देखिए लास्ट आकृति में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक ना, ये देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है। अब आप इसमें देखिए ऑप्शन को आप इसमें काटना सीखिए। ठीक ना, जिस लाइन में देखिए इस लाइन में मुड़ा हुआ है, ऐसे लाइन मुड़ा हुआ है, किस ऑप्शन में इस प्रकार का लाइन मुड़ा हुआ है, इसमें मुड़ा हुआ है जी नहीं, इसमें बिल्कुल लाइन नहीं मुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें लाइन आपका नहीं मुड़ा हुआ है, इसमें भी लाइन नहीं मुड़ा हुआ है, इसमें भी लाइन नहीं मुड़ा हुआ है, केवल इसमें लाइन मुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक ना, क्योंकि लाइन इसमें मुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार से लाइन मुड़ा हुआ है, लाइन केवल इसमें मुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे आपका दिया हुआ है कि वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। ठीक ना, मतलब इनमें से जो 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द में ये शब्द नहीं है। ठीक ना, तो देखते हैं कौन सा शब्द है जिसमें नहीं है। ठीक ना, तो नेशन NATION, क्या NATION इसमें है, जी हाँ NATION है इसमें। ठीक ना, मतलब ये लिखा हुआ है पूरी तरह से। वर्जन VERSION, ये भी आपका लिखा हुआ है। स्टेशन, स्टेशन यस लिखा हुआ है इसमें, यस है जी, टी है, फिर ए है, लेकिन डबल टी इसमें है। देखिए डबल टी है, डबल टी इसमें है क्या, डबल टी बिल्कुल इसमें नहीं है, मतलब ये जो शब्द है वो इसमें नहीं लिखा गया है। आगे इसको देख लेते हैं, REASON, तो आर इसमें है, ई भी इसमें है, ए भी इसमें है, TION सभी इसमें है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो शब्द हैं वो इसमें हैं इन शब्द। ठीक ना, लेकिन ये तीसरा जो C नंबर का शब्द है उसमें डबल टी है और डबल टी इस शब्द में नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर और सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। तो उचित संख्या को चुनिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, 5 और 4, उसके बाद यहाँ क्या आया हुआ है 20 और 9 आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, तो देखिए 5 और 4 दिया हुआ है, 20 और 9 आया हुआ है। तो 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक में गुणा किया हुआ है, एक में जोड़ा गया है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 3 और 8 दिया गया है, तो 8 या 24 हो गया और 8 और 3 11 हो गया। मतलब ये नियम पूरी तरह से लागू कर रहा है। अब बात करते हैं 9 और 4। तो 9 4 यहाँ 13 दिया हुआ है और 9 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ खाली स्थान में आपका क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे आपका दिया हुआ है कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अभी का देखना है, आज का। ठीक ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का दिन एक चूज करेंगे। आज का दिन मान लीजिए ये दिन है। ठीक ना, अब क्या बोल रहा है, बीते कल से, बीते कल मतलब बीता कल हुआ, बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन ये वाला है, क्या है आपका संडे है, संडे मतलब रविवार है। तो क्या बोल रहा है, आने वाले कल, ये आज है तो इसके आने वाले कल ये होगा, आने वाले कल से अगले दिन के, आने वाले कल का अगला दिन ये वाला होगा। ठीक ना, अगले दिन से तीसरे दिन मतलब इससे तीसरा दिन, 1 2 3 इस दिन को पूछ रहा है यहाँ। ठीक ना, तो समझिए संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, मतलब रविवार के बाद सोमवार, फिर हो जाएगा मंगलवार, फिर हो जाएगा बुधवार, फिर हो जाएगा गुरुवार, फिर हो जाएगा शुक्रवार, फिर हो जाएगा आपका शनिवार, फिर हो जाएगा आपका रविवार। ठीक ना, तो इस प्रकार से फिर क्या आ जाएगा आपका रविवार आ जाएगा। तो इस दिन आपका क्या हो जाएगा रविवार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। ठीक ना,
एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, 1 9 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। तो समझिए इसका अंतर देखते हैं। तो 1 में 8 जोड़ेंगे, +8 क्या हुआ है, फिर 9 आया। 9 में कितना जोड़ेंगे, 16 आएगा। 9 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक ना, 9 + 16 = 24। इसी प्रकार यहाँ कितना जोड़ेंगे तो आएगा आपका 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 50 आएगा 25 में। और यहाँ कितना जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ यदि हम शुरू को ही देखते हैं तो पता चलता है 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब 8 का पहाड़ा यहाँ पढ़ा जा रहा है। ठीक ना, 8 एकम 8, 8 दूना 16, उसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, 8 तिया 24 होना चाहिए। यहाँ 24 होगा तो यहाँ आपका 32 आ जाएगा आगे। ठीक ना, तो संख्या गलत कहाँ से है, यहाँ से है। और यहाँ कौन सी संख्या है, 50। तो यहाँ गलत संख्या कौन सा है, 50। ठीक ना, तो 50 यहाँ गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 50, देखिए ये आपका पूरी तरह से गलत है। आगे बात करते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, एक बस पुरुषों तथा उनके आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती है। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। थोड़ा सा हल करने वाला प्रश्न है, बाकी आपको इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल है। मैं इसको हल नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। आप आंसर अपने से हल करके आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 कितने सवारी थे, 45 सवारी थे। एक केवल आपका टेस्ट है, इसलिए टेस्ट टाइप का आपका बताया जा रहा है। आगे है तो देखिए, अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो यहाँ देखिए, इस जो शब्द है ये आपका अव्यवस्थित शब्द है। इस शब्द से जो है एक सार्थक शब्द बनाना है। तो एक सार्थक शब्द यहाँ दिया हुआ है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक क्या बन सकता है, इसमें कहीं पास आपका डबल एम है क्या, इसमें डबल एम है, देखिए इसमें डबल एम है क्या, नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से नहीं बन सकता है। आगे बात करें, फिलान्थ्रोपिस्ट एक कौन सा शब्द है, गलत शब्द है पूरी तरह से। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस ये आपका एक तरफ से शब्द है, लेकिन यहाँ देखिए डबल पी दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी इसमें है, सी इसमें पूरी तरह से नहीं है। तो ये तीनों जब नहीं है तो आप बिना देखे बिना चेक करे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मार सकते हैं, क्योंकि ऊपर के तीनों हमारे ऑप्शन गलत हो चुके हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ फिर भी मिस्टेक है आपका। यहाँ आई दिया हुआ है, यहाँ एम दिया हुआ है, तो यहाँ एक गलत है आपका। यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक ना, एक मिस्टेक है यहाँ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। 5 वर्ष बाद अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी। आज अशोक की आयु क्या है, आज अशोक की आयु क्या है। चलिए हल कीजिए इसको आप, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है। चूंकि इसको हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको यहाँ हल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। आप हल करके आंसर चेक कर लीजिएगा अपना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा आपका। इसका 15 वर्ष, अशोक की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। टेस्ट है, टेस्ट टाइप का आपको बताया जा रहा है। आगे बात करें तो एमपी का पुत्र है, यहाँ समझिए क्या है, 18वां प्रश्न। एमपी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की। ठीक ना, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है, यहाँ समझिए। सबसे पहले क्या बोला है, एम पी का पुत्र है, मतलब यहाँ इस प्रकार से बनाएंगे, एम क्या है, पी का पुत्र है। ठीक ना, मतलब पी क्या है, एम का मदर या फादर है। ठीक ना, आगे बोला है क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। पी का पति कौन है, ओ है। ठीक ना, मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी, मतलब ये पति है तो ये पत्नी है, तो प्लस माइनस से दर्शाएंगे। आगे अब क्यू पौत्री है ओ की, ओ की पौत्री है मतलब एम की बेटी होगी। ठीक ना, क्यू की पौत्री है मतलब ओ की एम की बेटी होगी, क्योंकि ये इसका पुत्र है। ठीक ना, तो इसका नाती वही होगा जो बेटे का बेटा होगा। ठीक, तो क्या पूछा है, एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब ओ का एम क्या है, तो ये ओ का एम क्या है, पुत्र है। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्र है। आगे बात करते हैं। आगे 19वां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि उत्तर आकृतियों में कौन सी प्रश्न आकृति को बिल्कुल सही प्रतिकृति होगी, दर्पण एक्स वाई पर रखा जाता है। इसको चलिए जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक, यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है, इसमें दर्पण को इस प्रकार से एक्स वाई रूप में रखा हुआ है, तो आपको आने वाली जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो इससे आप ऑप्शन को काटना सीखिए। सिंपल सी बात, सबसे पहले यहाँ देखिए बीच में क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। ठीक ना, भी जब भी इस प्रकार से आपके पास दर्पण में रखेंगे, भी को दर्पण में इस तरफ से देखेंगे तो आपका भी ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, भी, क्योंकि केवल इस प्रकार से इस प्रकार, इस प्रकार से इस प्रकार पलटता है। जैसे ए होता है तो आपका ए इस प्रकार उसी प्रकार से होता है। ठीक ना, दर्पण प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता है,
केवल दायां वाला बायां होता है, बायां वाला दायां होता है। तो भी जो आपका अंदर दिया हुआ है वो भी आपका किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा। इसमें भी चेंज है या नहीं होगा, इसमें भी चेंज है या नहीं होगा, इसमें भी चेंज है या नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भी उसमें चेंज नहीं है। तो इस प्रकार से आप कम समय में प्रश्न को हल करना सीखेंगे, आपके लिए लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। ठीक, देखिए गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति अनुरूप करती है, ठीक ना। मतलब गाजर भोजन वनस्पति को किस प्रकार की आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए गाजर क्या है, भोजन के अंदर आता है, तो इस प्रकार से करेंगे। गाजर क्या है, भोजन के अंदर आता है, इस प्रकार से करेंगे। वनस्पति क्या है, वनस्पति भी भोजन के अंदर आता है, वनस्पति के अंदर भी भोजन आ सकता है। तो इस प्रकार से इसका आपका आकृति होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो देखिए, इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा नहीं तो। ठीक, इसमें देखिए आपका देखो निम्न आकृति मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है। उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता है, ठीक ना। अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता, है जो आकृति दिया हुआ है इसमें जो ये गोला है आपका दलाल को शो कर रहा है, ये वाला गोला आपका कार्यकर्ता को शो कर रहा है, ये वाला गोला आपका मालिक को शो कर रहा है। तो इसमें पूछा है कि जो तीनों को शो कर रहा है वह कौन सा अक्षर है, शब्द है। तो यहाँ देखिए जो टी शब्द है यहाँ वो तीनों गोलों के अंदर है। क्या है, टी शब्द दोनों तीनों गोलों के अंदर है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वही आपके पास पूछा हुआ है। आगे बात करें तो आगे आपके पास पूछा हुआ है कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं। विजय एक मैनेजर है, यहाँ समझिए क्या है, कुछ मैनेजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेईमान होते हैं। कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं। और विजय क्या है, विजय जो है वो क्या है, एक मैनेजर है। तो कौन सा निष्कर्ष इन दोनों कथनों की उपेक्षा से निकाला जा सकता है, ठीक ना। विजय ईमानदार है, विजय ईमानदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, ठीक ना। तो ये कथन पूरी तरह से आपका गलत है। विजय बेईमान है भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ मैनेजर बेईमान होते हैं, सभी नहीं होते हैं। तो बेईमान है भी नहीं कहा जा सकता, मतलब दोनों कथन क्या है, गलत है। तो विजय या तो ईमानदार है या तो बेईमान है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो ईमानदार है या तो बेईमान है। आगे बात करें, यहाँ देखिए शंकर पी स्थान पर खड़ा है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर क्यू तक पहुंच जाता है। पी और क्यू के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी, कितनी है, ठीक ना। तो इसको आपको एक दिशा बना के, जैसा कि आप सभी पता होगा मानचित्र क्या होता है, इधर जो होता है आपका एक पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, ऊपर में आपका उत्तर होता है, नीचे में आपका दक्षिण होता है। इसी प्रकार से आपको एक नक्शा बना के आपको देखना है। इसको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक ना। मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देखिए सांकेतिक भाषा में HOUND को FMSLB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउन को कैसे लिखेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, H को क्या लिखा गया है, F लिखा गया है। H का नंबर कितना होता है 8 और F का नंबर कितना होता है आपका 6 होता है। मतलब यहाँ क्या किया गया है, -2 किया हुआ है। इसका लास्ट में क्या है, D को क्या लिखा हुआ है, B। D का नंबर कितना होता है 4, B का नंबर कितना होता है 2। यहाँ भी क्या किया गया है, -2 किया हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम यहाँ से करते हैं। देखिए B का नंबर कितना होता है 2, 2 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मतलब 2 से 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 26 आएगा। क्या आएगा 26। तो 26 नंबर आएगा जब माइनस करेंगे, क्योंकि 26 लेटर केवल होते हैं, ठीक। तो 26 नंबर में क्या होता है, जेड होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जेड आएगा। जेड किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहीं से हम टिक लगा सकते हैं, बाकी बिना चेक किए, ठीक ना, कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जब हल करने लगेंगे तो आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा बचेगा, और जो प्रश्न आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा रहेगा उस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा, और जो प्रश्न आपका दिमाग खराब करेगा उसके लिए भी आपको ज़्यादा समय मिलेगा, ठीक ना। तो जो प्रश्न शॉर्टकट होते हैं उसको शॉर्टकट तरीके से हल करना सीखिए। यहाँ देखिए कुट भाषा में जिस प्रकार प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 लिखा जा सकता है, रिस्क को 2 3 9 8 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी कुट भाषा में RIVETS को कैसे कुटबद्ध करेंगे। यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए कोई भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया, केवल यहाँ देखिए आर दिया हुआ है, आर इसमें दिया हुआ है। आर को क्या लिखा गया हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसमें आर के जगह फर्स्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। अब लास्ट का देख लेते हैं, लास्ट में इसमें क्या है, यस, ठीक ना। यस का नंबर क्या है, इसमें यस का नंबर आपका 9 दिया हुआ है। देखिए तो लास्ट में क्या आएगा 9, शुरू में 2 लास्ट में 9। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में 9 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 2 और 9 शुरू और लास्ट में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से समझिएगा, आपके पास हल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए 25 प्रश्न हमारे रीजनिंग के समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं हिंदी के प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न यहाँ से चालू होता है और हिंदी का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए 26वां प्रश्न यहाँ है हिंदी का, ठीक ना। इसमें है आपका, ठीक ना, कपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। कपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कपिधनिस। क्या होगा, कपिधनिस होगा आपका, ठीक ना। कपिधनिस ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आपका सही आंसर हो जाएगा कपिस का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द प्रत्येक में कौन सा समास है। अब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया आपका, जनगणना टाइप का हो गया। गणना, गणना हुआ ना। प्रत्येक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अकेला, ठीक ना, अकेला। तो जिसमें भी गणना की बात हो, क्या, जिसमें भी गणना की बात हो, कौन सा समास होता है आपका, द्विगु समास होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, इसकी रचना किसने की है, तो किए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सबसे सरल प्रश्न है, इसको नहीं जानेंगे क्या जानेंगे। ये नारा है आपका, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नारा लगा गया था स्वतंत्रता से पहले, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आगे बात करें ढिढोरा पीटना मुहावरे का। ढिढोरा पीटना, ठीक ना। अब समझिए, ढिढोरा पीटना, ढिढोरा पीटना, ठीक ना। अब ढिढोरा कौन पीटता है, जब कोई अपनी बात का प्रचार करता है। समझिए ढिढोरा कब पीटता है, जब कोई अपनी बात का प्रचार करता है। तो संघर्ष करना हो नहीं सकता, समय व्यतीत करना भी नहीं हो सकता, व्यर्थ का काम करना भी नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम के लिए भी ढिढोरा पीटा जाता है। तो बातों को प्रचारित करना है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातों को प्रचारित करना। क्योंकि ढिढोरा पीटना मतलब आवाज़ बहुत तेजी से करना, मतलब अपनी बातों को प्रचारित करना। आगे बात करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जिसका चित्त स्थिर हो, जिसका चित्त स्थिर हो, चित्त मतलब मन, जिसका मन स्थिर हो उसको क्या बोलेंगे, एकाग्रचित्त। क्या बोलेंगे, एकाग्रचित्त। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकाग्रचित्त, ठीक ना। जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित्त बोला जाएगा उसको। आगे बात करते हैं अग्रणी। अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है। अब देखिए अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है, तो क्या हो सकता है अग्रणी शब्द का सही अर्थ। अग्रणी मतलब आगे चलना, आगे आगे चलना। तो आपका भविष्य का विचार करना हो नहीं सकता, अनुशासन पसंद करने वाला नहीं हो सकता, इन दोनों में आपका कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक ना। तो नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण करने वाला भी नहीं होता आपका, नेतृत्व करने वाला होता है। क्या होता है, नेतृत्व करने वाला। आप अग्रणी का शब्द होता है नेतृत्व करने वाला। आगे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज शब्द कौन सा नहीं है, कटोरा। कटोरा आपको पता होगा, जो गांव के रहते हैं, ये सब क्या है, लोकल भाषा है हमारा। कटोरा लोकल भाषा है मतलब देशज शब्द है। लोटा भी लोकल भाषा है मतलब देशज शब्द है। डिबिया भी लोकल भाषा है मतलब देशज शब्द है। लेकिन गोला, गोला हमको सुनने से ही कुछ अलग टाइप का लग रहा है, मतलब ये देशज शब्द हमारा नहीं है। तो इस प्रकार से गोला इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गोला जो है देशज शब्द नहीं है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तत्सम और तद्भव में आप समझिएगा। तत्सम मतलब के समान, तत्सम, तत्सम, तत् मतलब तत्सम मतलब समान, समान इससे समझिएगा। तत्सम मतलब समान, समान किसके, संस्कृत के समान। तो कौन सा तत्सम शब्द है इसमें, अंधकार। अंधकार जो है आपका तत्सम शब्द है। बाकी आग, अंगोछा और आँख, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। तो अंधकार इसमें आपका तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आपका है, जैसे प्रतिकूल यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। प्रतिकूल, इसको आप दो शब्दों में बांट दीजिए। क्या कीजिए, दो शब्दों में बांट दीजिए। दो शब्दों में क्या होगा, एक प्रति होगा प्लस में आपका कुल होगा। यही तो दो शब्द इसमें बचेंगे। तो जो सामने वाला शब्द होता है वो आपका उपसर्ग कहलाता है, बाद वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब प्रति, इसमें जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको स्पीड में बताया जा रहा है, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट टाइप का आपका बताया जा रहा है। और आपको मैं टाइम भी दिखाऊंगा। मैं थोड़ा बता के भी इतने टाइम में 50 प्रश्न हल कर लिया, उसी प्रकार आप पेपर में इतने ही समय में आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। पूरे 100 प्रश्न आप 90 मिनट में आराम से हल कर लेंगे, केवल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है बोलने, शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इसको आप कैसे जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे। इसको देखिए, पढ़िए। अधिकारी, अधिकारी होता है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अधिकारी ये होता है, हाँ,
अधिकारी ये भी नहीं होता है, अधिकारी ये भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अधिकारी होता है, अधिकारी आपने सुना होगा, अधिकारी, ठीक ना, ऑफिसर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकारी। आराम से हिंदी मीडियम वाला इसमें समझ जाएंगे। आगे देखिए, जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस इस, क्या होगा, जगत प्लस इस बराबर क्या होता है, जगदीश ना। तो जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस इस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, जगत प्लस इस बराबर जगदीश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंकुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अंकुर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आरंभ नहीं है, बाकी सभी अंकुर शब्द के पर्यायवाची हैं। नवोद, भीद, खुला, कोपल सभी अंकुर शब्द के पर्यायवाची हैं, केवल आरंभ अंकुर, अंकुर जो है आपका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची विलोम शब्द आप खुद से पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक, आपको पता चल जाएगा। कौन सा शब्द आधी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आधी शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। आधा है आधी शब्द का पर्यायवाची, कमी भी है आधी शब्द का पर्यायवाची, अपूर्ण भी है, लेकिन युक्ति आदि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसको आप देखने से पता पा सकते हैं, आधा, कमी, अपूर्ण तीनों एक टाइप से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन युक्ति ये थोड़ा अलग शब्द है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार सकते हैं, जो है युक्ति आपका आधी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आगे बात करते हैं 40 नंबर का प्रश्न। इसमें आपका बताया गया है, पूछा गया है, कौन सा शब्द अर्वाचीन शब्द का विलोमार्थक है। अर्वाचीन शब्द का विलोमार्थक कौन सा शब्द है। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब होता है आपका नवीन, नवीन क्या होता है, नवीन, नवीन या नवा या नया या फिर आधुनिक। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, प्राचीन, क्या हो जाएगा, प्राचीन विलोम शब्द हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन। आगे 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक शब्द का अनेकार्थक है। क्या अक शब्द का अनेकार्थक कौन सा शब्द है। तो इन तीनों में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी अक शब्द का अनेकार्थक नहीं है। अक शब्द का अनेकार्थक होता है अंश, क्या होता है, अंश, जो कि आपको नीचे यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। यहाँ देखिए, अक शब्द का अनेकार्थक कौन सा होता है, अक शब्द का अनेकार्थक होता है अंक, ठीक ना। तो अंक आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कवर्ग का अच्चारर स्थान क्या है, ठीक ना। अच्चारर, कवर्ग का अच्चारर स्थान क्या है। तो कवर्ग का अच्चारर स्थान क्या है, वो है तालु। तालु को क्या बोला जाता है, कवर्ग भी बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, तालु को क्या बोला जाता है, कवर्ग भी बोला जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालु। आगे 43वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप कैसे जानेंगे, आप शब्दों को बोलकर जानेंगे। जैसे अनाज उगता है, वो अनाज उगती है नहीं बोलते हो, अनाज उगता है बोलते हो, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक ना। आटा, आटा चक्की, ठीक ना, आटा भी आपका पुल्लिंग है, उग भी आपका पुल्लिंग है, लेकिन अरहर जो है, अरहर मतलब दाल के अंतर्गत आता है, और दालें स्त्रीलिंग में आती हैं। क्या किस में आती है, दालें स्त्रीलिंग में आती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अरहर जो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरहर। आगे 44वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है, जलपोतों के समूह को क्या कहते हैं। जलपोतों के समूह क्या कहते हैं, जलपोतों के समूह को बेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, जलपोतों के समूह को बेड़ा कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, सबसे पहले कौन सी भाषा थी, हमारे पूरे विश्व में सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, इस प्रकार से 3-4 भाषाओं के बाद आपका जो है 5वां भाषा में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, वो है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश। किस भाषा से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश। जो आपका है सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, पर उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा संधि विच्छेद गलत है, कौन सा संधि विच्छेद गलत है। आप इसको नहीं भी जानेंगे तब वो एक ध्यान दे के समझिएगा। देखिए, इसमें नय दिया हुआ है, से दिया हुआ है, दे दिया हुआ है, तो ये तीनों ए की मात्रा से रिलेटेड हैं, तो ये तीनों आपके लगभग सही हो सकते हैं। लेकिन इसमें न प्लस अन दिया हुआ है, न प्लस अन, नन, ये क्या, नन कोई शब्द होता है क्या, ने रहता, ने प्लस अन तो आपका चलता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। तो कौन सा संधि विच्छेद इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका
सही हो जाएगा, ठीक ना, न प्लस अन नहीं होगा। आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी छाटिए, मतलब शुद्ध वर्तनी कौन सा है लिखने के दृष्टिकोण से आप बोलोगे पता चल जाएगा। अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहति। तो अनुगृहित क्या बोलते हैं, अनुगृहित, अनुगृहित किसमें लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अनुगृहित, अच्छे से देखिए, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुगृहित, क्या अनुगृहित, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुगृहित। ठीक, इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे है आपका जलीकटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है, जलीकटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक ना। तो जलीकटी सुनाना आपका बुरा भला कहना, ये तो हो सकता है पूरी तरह सही लग रहा है। सत्य बोलना बिल्कुल गलत है। आपत वचन बोलना, शास्त्र सम्मत करना है, सारे गलत। खुद ही पढ़ने से आपको लग जाएगा, ठीक ना, आप पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। जलीकटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बुरा भला कहना। आगे 49वें नंबर का प्रश्न है आपका, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है। कन्यादान शब्द में देखिए सारे में तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं। कन्यादान एक प्रकार से आपके पास संबंध का बोध कर रहा है। कन्यादान आप कब करते हो, संबंध जब किसी से बनाते हो, अपनी कन्या का संबंध देते हो, ठीक ना, अपना दामाद बनाते हो, तो कन्यादान क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे 50वें नंबर का प्रश्न है आपका, दिनों का फेर में, दिनों का फेर में मुहावरा का अर्थ है, ठीक ना, दिनों का फेर, क्या दिनों का फेर, दिनों का फेर निरंतर लाभ होना बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दिनों का फेर मतलब दिनों में बदलाव, तो बदलाव हमेशा लाभ में या हमेशा हानि में नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। भाग्य का चक्कर, ये भाग्य का चक्कर ये बिल्कुल सही आपका हो सकता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है भी हो सकता है, लेकिन कौन होगा इसमें सही, ध्यान से समझिए। समय किसी की प्रतीक्षा करता है, ये इस शब्द के बारे में यहाँ नहीं बोला गया है, बोला गया है दिनों का फेर। दिनों का फेर, फेर का मतलब होता है बदलाव, मतलब बदलाव होते हैं, मतलब आपका भाग्य का चक्कर होता है, क्या होता है, भाग्य का चक्कर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए लास्ट प्रश्न, आपके कितने प्रश्न हुए, 50 प्रश्न। इस प्रकार से 50 प्रश्न हमने इस वीडियो में देख लिया। आगे देखिए पूरे 100 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन आगे के प्रश्न मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, नहीं, इसमें केवल मैंने थंबनेल में लिख दिया है, केवल 50 प्रश्न इसमें देखेंगे। आगे जो 51 से 100 प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपका मैथ रहेगा, जिसमें आपका किसका रहेगा, 25 मैथ का रहेगा और 25 आपका जीके जीएस का रहेगा, है जनरल नॉलेज व जनरल साइंस का, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे एसएससी जीडी में। आशा करता हूँ कि जो 50 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज था उसमें आपने अच्छे स्कोर प्राप्त किए होंगे, अच्छे खासे आप क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको सीरीज अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसा लगा, और आपको आगे भी इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि 16 नवंबर से आपका एग्ज़ाम जो है प्रारंभ होने वाला है, ठीक ना। एग्ज़ाम जो है 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना। कई जगह का बहुत सारे रीजन का एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन 1-2 रीजन का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक ना। एप्लीकेशन स्टेटस भी नहीं आया है 1-2 रीजन का, तो इस प्रकार जल्द ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर सभी का आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे, ताकि मैं आगे और भी अच्छे से आपको टेस्ट सीरीज करा सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।